हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। तो बेटा ये अब हमारा डीटी अमेंडमेंट का तीसरा वीडियो है। दो वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, जहाँ पे कि मैं टीडीएस तक के अमेंडमेंट में बेटा लास्ट क्लास में आ चुका था। तो लास्ट मैंने टीडीएस में जो आपको बेटा अमेंडमेंट पढ़ाया था वो सेक्शन 194 का था, जहाँ पे कि बैंक वालों को बोला गया था कि आप टीडीएस काटेंगे जब आप सीनियर सिटीजन्स को पेमेंट्स कर रहे हैं, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को जिनकी उम्र 75 साल है, जो लास्ट क्लास तक अपन ने डिस्कस करा था। तो बेटा टीडीएस के दो अमेंडमेंट हो गए थे लास्ट क्लास में। एक 194 क्यू नया सेक्शन डाला था अपन ने, और एक 194 पी नया सेक्शन अपन ने ऐड करा था। अब आगे बढ़ते हैं, टीडीएस के तीसरे अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। टीडीएस बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि मेजर अमेंडमेंट हुए हैं। आरटीपी भी जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको दिखेगा कि आरटीपी में भी जो क्वेश्चन डाले गए हैं इस बार, वो टीडीएस के अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन डाले गए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ के जाना पड़ेगा, टीडीएस को इग्नोर ना करके जाएं, मतलब मैं पहले आपको कह रहा हूँ। चलिए, तो बेटा एक नया सेक्शन अब इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है सेक्शन 206 AB। ये भी टीडीएस में एक नया सेक्शन ऐड हुआ है, 206 AB। बेटा इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, आपको एक बात याद होनी चाहिए। बेटा याद करिए, मैंने आपको कहा था टीडीएस की रेट्स में अपना एक लॉजिक चल रहा है कि वैसे जो टीडीएस की रेट मैंने आपको लिखवा रखी है वो टीडीएस की रेट से उस पेमेंट पे टीडीएस कटता है। पर अगर आपको बेटा याद हो तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा था कि अगर जो पेई होता है वो पेयर को अपना पेन नंबर नहीं देता तो टीडीएस की रेट इनहेंस हो जाती है, और इनहेंस होकर बेटा मैक्सिमम 20% तक हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो अब हमेशा बेटा ध्यान रखना कि जो भी टीडीएस की रेट आपने पढ़ी हुई है हर सेक्शंस में, वो टीडीएस की रेट जो भी दी गई है या तो वो रेट से टीडीएस कटेगा या 20%, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उस रेट से टीडीएस कटेगा। कब टीडीएस कटेगा? ऐसा जब पेई पेन नंबर ना दे, जब पेई अपना पेन फर्निश ना करें। तो यानी कि अगर मैं सीधी सी बात करूं तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं कि जैसे मानिए कि 194B की बात करते हैं। आपको याद है 194B होता है लॉटरी विनिंग्स वगैरह पे टीडीएस कटता है एट द रेट ऑफ 30%। तो अब जैसे लॉटरी पे टीडीएस की रेट 30% की, और मान लीजिए कि लॉटरी जीतने वाला जो व्यक्ति है वो अपना पेन नंबर अगर ना दे, क्योंकि लॉटरी जीतने वाला ही पेई कहलाएगा। तो अगर बाई चांस मान लीजिए लॉटरी जीतने वाला बंदा अपना पेन नंबर ना इशू करे तो टीडीएस किस रेट से कटेगा? अगर ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछे तो बेटा जवाब क्या होगा पता है? 30% और 20% विच एवर इज हायर, 30% ही कटेगा। पर अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, मान लेते हैं कि आपको याद है वो 194C कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट पे टीडीएस की रेट 1%, 2% ऐसे कुछ आपने पढ़ी थी, और मान लीजिए कि वहाँ पे जो पेई है वो टीडीएस ना दे, तो फिर टीडीएस की रेट क्या हो सकती है बिना टीडीएस पेन नंबर दिए हुए? तो फिर जवाब है जो रेट ऑफ टीडीएस दी 1 है और 20 विच एवर इज हायर, तो 20 की रेट से टीडीएस कट सकता है। तो ये लॉजिक आप हमेशा ध्यान रखना, अगर पेई टीडीएस पेन नंबर ना शो करे तो टीडीएस की जो रेट हो जाएगी वो हो जाएगी एक्चुअल रेट ऑफ टीडीएस जो दी गई है और 20% विच एवर इज हायर। पर ये 20% को बेटा आप ध्यान रखना 1% करेंगे अगर टीडीएस 1% नहीं 5% करेंगे अगर टीडीएस कौन से सेक्शन में काटना जाना चाहिए था, 194O या एक सेक्शन जो अभी नया आया 194Q। 194O तो पहले सा ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला सेक्शन था, अगर आपको याद हो तो 194O तो वही है पुराना वाला, और 194Q जो मैंने अभी आपको रिसेंटली कल लास्ट क्लास में सेकंड लेक्चर में जो आपको बताया था, उन सेक्शन में अगर लफड़ा पड़े तो 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। यानी कि अगर मैं आपको एनालाइज करके बताऊं तो 194Q की टीडीएस की रेट क्या है बेटा? 0.1%, 50 लाख से ऊपर के परचेज गुड्स पे, 50 लाख से ऊपर के परचेज गुड्स पे। अब अगर मान लीजिए कि अगर पे आपको टीडीएस यानी पेन नंबर ना दे तो फिर 194Q की टीडीएस की रेट हो जाएगी 5%, 0.1 की जगह बढ़ के हो जाएगी 5%, क्योंकि एक्चुअल रेट है 0.1 और टीडीएस पेन नंबर ना देने पर रेट हो जाएगी 5, तो विच एवर इज हायर तो 5% की रेट हो जाएगी। तो ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये भी एक काम की चीज़ है। चलिए अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट अमेंडमेंट में, जो हमारा फाइनल मेन अमेंडमेंट है। इसके अंदर जो हमको ध्यान रखना है, सेक्शन 206 AB क्या कहता है, अब सुनिए। सेक्शन 206 AB कहता है, इफ टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड under any section other than one 192A, 194B, 194BB, 194N,
इन 5 सेक्शन के अलावा अगर किसी भी सेक्शन में टीडीएस काट रहे हैं आप, ये कौन से 5 सेक्शन है आपको याद होने चाहिए। 192 सैलरी का है, 192 ए आरपीएफ से मिलने वाले पैसों का है, 194 बी कैजुअल इनकम लॉटरी वाला है, 194 डबल बी हॉर्स रेस वाला है, और 194 एन बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा कराने वाला जो सेक्शन था। इनके अलावा जो भी सेक्शन में अगर आप टीडीएस काट रहे हैं तो ये 206 बी का लफड़ा होगा। तो अगर आप इनके अलावा के सेक्शन में टीडीएस काट रहे हैं, नंबर 1 बात, और अमाउंट पेएबल हो रहा है, अमाउंट पेड हो रहा है टू स्पेसिफाइड पर्सन। नंबर 1 बात, टीडीएस इन 5 के अलावा के सेक्शन में कट रहा है, पेमेंट स्पेसिफाइड पर्सन को हो रहा है, तो फिर टीडीएस की रेट होगी, तो फिर टीडीएस की रेट होगी ए ट्वाइस द रेट प्रिस्क्राइब, बी ट्वाइस द रेट इन फोर्स, 5%। तीनों में से जो भी ज्यादा हो, तीनों में से जो भी ज्यादा हो। तीनों में से जो भी ज्यादा हो। क्या कर रहे हैं ये, वापस से रिक्वायरमेंट समझिए। अगर पेमेंट उन 5 के अलावा के सेक्शन में हो रहा है, जिससे पेमेंट कर रहे हो आप वो स्पेसिफाइड पर्सन है, तो आपको टीडीएस काटना है इन 3 में से जो भी रेट ज्यादा हो। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं। जैसे अभी अमेंडमेंट वाले सेक्शन में चलते हैं, 194 क्यू क्या कह रहा था कि अगर आप बायर हैं और अगर आपने किसी से साल में 50 लाख से ऊपर का गुड्स खरीदा किसी सेलर से, तो आपको जब सेलर को पेमेंट करना है तो 50 लाख से ऊपर के परचेज पे आपको 0.1% टीडीएस काट के देना है। ये 194 क्यू का केस है। कौन से बायर को काटना है, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। ये भी अपन ने अमेंडमेंट में देखा था। अब 194 क्यू में टीडीएस की रेट बेटा है 0.1%। पर अगर मान लीजिए कि 194 क्यू में जो टीडीएस आप काट रहे हैं, उसको काटने के बाद जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है मैं बताऊंगा अभी आपको। तो अगर आप 194 क्यू का टीडीएस काट के भुगतान स्पेसिफाइड पर्सन को कर रहे हैं, तो फिर बेटा उस केस में टीडीएस की रेट 194 क्यू की क्या हो जाएगी। तो पहली रेट 0.1% एक्चुअल रेट जो दे रखी है। दूसरा रेट इन फोर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि रेट इन फोर्स जो है हमारे सामने वो है 2.5 लाख के हिसाब से जो रेट लगती है। मतलब जो सामने वाला बंदा है उसकी क्या रेट बनती, मतलब मान लीजिए कि सामने वाला जिस सेलर को आप पेमेंट कर रहे हो अगर वो इंडिविजुअल है, तो उस इंडिविजुअल की क्या टैक्स रेट अभी लगती है, तो 2.5 लाख के हिसाब से जो भी टैक्स बनता। रेट इन फोर्स मतलब वो रेट होती है जो उस व्यक्ति पे एप्लीकेबल है करंट ईयर में। और तीसरा आपके सामने बेटा हो जाएगा 5%। इन तीनों में से जो भी ज्यादा आता है उतना टीडीएस काटना है। मानते हैं कि ये नंबर ज्यादा नहीं आता है, तो अल्टीमेटली 0.1 और 5 विच एवर इज हायर कर लो तो 5% की रेट हो जाएगी। तीनों में से जो भी रेट ज्यादा आएगी आपको उस रेट से टीडीएस काटना है। हर सेक्शन में ये प्रोविजन एप्लीकेबल करोगे अगर पेमेंट आप स्पेसिफाइड पर्सन को कर रहे हो और ये 5 के अलावा सेक्शंस एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो बेटा सारा का सारा खेल आता है कौन है स्पेसिफाइड पर्सन। तो मैं फाइनल टॉपिक आपको इसमें बताता हूं और वो है मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। तो हु इज स्पेसिफाइड पर्सन। तो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है बेटा इस सेक्शन के लिए, पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ बोथ द टू assessment year relevant to previous year
immediately both the two assessment year relevant to the previous year immediately prior to previous year in which tax is required to be deducted. तो बेटा ये जो 206 ए बी सेक्शन है ये केवल तभी लगेगा जब आप पेमेंट कर रहे हैं स्पेसिफाइड पर्सन को. कौन है स्पेसिफाइड पर्सन? मेन के लिए ही है. स्पेसिफाइड पर्सन है बेटा कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कि पिछले 2 सालों से अपना आईटीआर नहीं भरा है. कौन से 2 साल? जिस साल टीडीएस काटा जा रहा है उसके पिछले 2 साल. मतलब जैसे मान लीजिए आप 21-22 में टीडीएस काटना चाह रहे हैं और जिसका टीडीएस आप काट रहे हैं उस व्यक्ति ने पिछले दोनों सालों से अपना आईटीआर नहीं भरा है. पिछले दोनों साल कौन से हो गए? 20-21 और 19-20. तो वो बंदे को जब आप पेमेंट करेंगे 21-22 में तो जो टीडीएस की रेट आपको लगानी है वो रेट निकालते वक्त आपको ये 206 भी यूज करना है. पिछले दोनों सालों से वो अपना आईटीआर नहीं भर रहा है. बोथ द टू असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू पीवाई इमीडिएटली प्रायर टू द पीवाई इन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. तो जिस ईयर में टीडीएस काटा जा रहा है उसके पिछले दोनों पीवाई का रिटर्न फाइल नहीं करा है, उसने रिटर्न फाइल नहीं करा है. एंड एक गलती तो ये होगी रिटर्न फाइल नहीं करा है. और एक और बात देखिए, एंड एग्रीगेट ऑफ टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस in his case is rupees 50K or more in each of these 2 previous year. और दूसरी बात, पिछले दोनों सालों में जो उस व्यक्ति का टीडीएस काटा गया है साल भर का एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस का टोटल जो काटा गया है, टीडीएस काटा गया और टीसीएस उससे वसूल किया गया, उसका टोटल 50,000 रुपए से ज्यादा है दोनों साल. तो ऐसे व्यक्ति को जब आप करंट ईयर में पेमेंट करेंगे तो ये सेक्शन लगाएंगे. मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. अभी देखिए आप मानिए 21-22 में मैं खड़ा हूं, मैं पेयर हूं और मैं मिस्टर एक्स नाम के एक व्यक्ति को पेमेंट कर रहा हूं. किसी भी सेक्शन में मैं पेमेंट कर रहा हूं और पेमेंट ऐसा है जिसमें बेटा टीडीएस कटता है. तो मैं 21-22 में मिस्टर एक्स को कुछ पेमेंट कर रहा हूं जिसमें मुझे टीडीएस काटना है. अब मान लीजिए कि वो जो पेमेंट मैं मिस्टर एक्स को कर रहा हूं उस पर टीडीएस की रेट 2% की है. सपोज करो कोई भी सेक्शन है 2% की टीडीएस की रेट है, तो मेरे को 2% टीडीएस काटना चाहिए, काट के देना चाहिए. पर अब जब मैं मिस्टर एक्स को पेमेंट करूंगा तो 2% की टीडीएस की रेट उस सेक्शन में लिखी हुई है जिसमें वो कटना चाहिए था, पर मैं उस रेट के अलावा वो 206 अभी भी चेक करूंगा. कब करूंगा? जब मिस्टर एक्स ऐसे व्यक्ति निकले. कैसे व्यक्ति? पहला चीज मेरे को पहले देखना है कि जिस व्यक्ति को मैं पेमेंट कर रहा हूं क्या उसने पिछले दोनों सालों से रिटर्न नहीं भरे क्या. तो देखते हैं. जैसे मैं बोल रहा हूं मिस्टर ए ने 19-20 और 20-21 में रिटर्न फाइल नहीं करा अपना, तो पहली बात पूरी होगी. 206 बी की पहली बात पूरी होगी. एक और बात मेरे को चेक करनी है कि जिस मिस्टर एक्स को मैं पेमेंट कर रहा हूं 21-22 में, वो एक बात तो पूरी कर चुके हैं कि दोनों सालों से उन्होंने रिटर्न नहीं भरे. इसके अलावा मेरे को देखना है कि पिछले दोनों सालों से मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स का जो टीडीएस काटा गया है एग्रीगेट, और अगर बाय चांस किसी ने उनसे टैक्स कलेक्शन भी किया है तो इन दोनों सालों का इनका टीडीएस और टीसीएस का जो अमाउंट है, यानी कि समझ रहे हो लास्ट 2 सालों में भी इनको लोगों ने पेमेंट करे होंगे, तो जिन लोगों ने पेमेंट करे होंगे टीडीएस काटे होंगे, तो कितना काटा वो अमाउंट देखना है मेरे को. अगर ये टीडीएस और टीसीएस जो पिछले 2 सालों में कटा है, अगर ये 50K से ऊपर का आता है, 50 और मोर आ जाता है. तो अगर दोनों सालों का जो टीडीएस कटा ईच ईयर, मतलब मान लीजिए 1920 में जब मिस्टर एक्स को पेमेंट्स किया गया था लोगों के द्वारा, तो टोटल मिला के विभिन्न प्रकार के लोगों ने मिस्टर एक्स पे टीडीएस काटा था पेमेंट्स के दौरान 60,000 का. तो 1920 में 60 का टीडीएस कटा था एक्स का और 2021 में 80 का टीडीएस कटा था. तो अब देखिए बेटा मिस्टर एक्स ने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी. 1920 और 2021 में इन्होंने रिटर्न नहीं भरे, पहली रिक्वायरमेंट पूरी है. और 1920 और 2021 में जो टीडीएस इनका कटा है वो 50 या उससे ज्यादा का है, 60 और 80 है. तो अब जब 21-22 में मैं पेमेंट करूंगा मिस्टर एक्स को, तो मेरे ऊपर बेटा 206 ए बी लग जाएगा. और जब मैं टीडीएस की रेट आइडेंटिफाई करूंगा तो मैं रेट कौन सी लूंगा? जो भी एक्चुअल रेट प्रोविजन में दी एक तो वो लूंगा,
रेट इन फोर्स देखूंगा उनकी जो भी लग रही है, और नंबर 3 देखूंगा मैं 5%, तीनों में से जो ज़्यादा है उस रेट से टीडीएस काटना है। तो ये आपका एक अमेंडमेंट है 206 AB, MCQ से रिलेटेड अमेंडमेंट है। अगेन टीडीएस के जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके MCQ ही दिए गए, आरटीपी में भी आप देखोगे, तो जब मैं आरटीपी कराऊंगा तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये जाकर आपका 206 AB का कॉन्सेप्ट है। चलिए बेटा, तो जैसे अभी मैंने आपको कहा था बेटा कि उसमें बहुत अच्छा चेंजेस आए ना 194Q में, तो मैं एक काम पहले करूंगा, मैं 194Q का क्वेश्चन कराऊंगा आपको एक। देखिए मॉड्यूल में एक इलस्ट्रेशन है 12, 194Q को समझने की कोशिश करते हैं। आप याद करिए मैंने क्या कहा था, 194Q 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हुआ है, और सेम लाइन पे पहले एक सेक्शन था 206C1H जो कि सेलर को बोलता था कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करे। तो दोनों को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं। मिस्टर गुप्ता है बेटा, रेसिडेंट है, रिटेल बिजनेस करते हैं, और बेटा इनका फाइनेंशियल ईयर 2021 का टर्नओवर 12 करोड़ का है। ठीक है, ये रेगुलरली गुड्स परचेज करते हैं अनादर रेसिडेंट अग्रवाल से। तो मिस्टर गुप्ता कौन हो गए बेटा, बायर हो गए। और अगर आप मिस्टर गुप्ता का लास्ट ईयर का टर्नओवर देख रहे हो 2021 का, तो 12 करोड़ है, 10 करोड़ से ज्यादा है। तो इसका मतलब मिस्टर गुप्ता 194Q के बायर है, और वो अग्रवाल से, अग्रवाल कौन हो गया, सेलर हो गया, उससे गुड्स खरीदते हैं। तो गुड्स खरीदते हैं, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उन्होंने जो पेमेंट्स करे वो क्या है, 95 लाख का पेमेंट उन्होंने बेटा टोटल फाइनेंशियल ईयर 21-22 में करा। 21-22 में टोटल 95 लाख का पेमेंट है, 50 से ऊपर हो चुका है मतलब। अब 1 जून 21 तक 20 लाख दे दिए, 25 इन्होंने 12/8/21 को दिए, 22 इन्होंने 23/11/21 को दिए, 28 इन्होंने 25/3/22 को दिए। अज्यूम करें कि ये अमाउंट क्रेडिट किया गया मिस्टर अग्रवाल को इन द बुक्स ऑन द सेम डेट। अच्छा, तो पेमेंट की डेट भी यही है, अकाउंटिंग क्रेडिट इन द बैंक की डेट भी यही है, तो फिर अल्टीमेटली आपको पता ही है कि टीडीएस की काटने की डेट मैंने आपको याद है क्या लिखवाई थी, पेमेंट का दिन और अकाउंटिंग का दिन विच एवर इज अर्लियर, तो दोनों ही डेट सेम है, तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं। और अग्रवाल का टर्नओवर बेटा फाइनेंशियल ईयर 20-21 का कितना है, 15 करोड़ का। जो जिससे अपन गुड्स खरीदते हैं उसका भी टर्नओवर लास्ट ईयर का कितना है, 15 करोड़ है, 10 करोड़ से ऊपर है। अब बहुत ध्यान से समझना, इन फैक्ट्स के हिसाब से आपको टीडीएस टीसीएस इंप्लीकेशन बताने हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब ध्यान से सुनिए, टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस इंप्लीकेशन। सर दो इंप्लीकेशन एक साथ कैसे, क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे तो 1 जुलाई 21 से 194Q आया, जो किस पे एप्लीकेबल है, बायर पे एप्लीकेबल है। और उसके पहले सेम लाइन पे सेक्शन था 206C1H जो किस पे एप्लीकेबल था, सेलर। इसीलिए इन्होंने दोनों टीडीएस टीसीएस इंप्लीकेशन पूछा। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए अगर 194Q लग रहा होगा तो 206C1H नहीं लगाएंगे, पर अगर 194Q नहीं लग रहा होगा तो 206C1H लगाएंगे। ये लॉजिक है। दोनों सेक्शन कब लगते हैं, 50 लाख से ऊपर। 194Q कहता है कि अगर आपने 50 लाख से ऊपर का गुड्स खरीदा तो एज ए बायर आपको टीडीएस काटना है 50 लाख से ऊपर के गुड्स में। और 206C1H क्या कहता है कि अगर सेलर के नाते आपने किसी को गुड्स बेचा और उसकी वैल्यू 50 से ऊपर है तो एज ए सेलर 50 लाख से ऊपर की सेल पर आपको बायर से टैक्स कलेक्ट करना है। तो अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो देखिए अब आंसर कैसे दिखा है इन्होंने, बहुत ध्यान से सुनना आंसर को आप। मिस्टर गुप्ता का टर्नओवर 20-21 में 10 करोड़ से ऊपर है, और इनके द्वारा जो पेमेंट अग्रवाल को किए गए वो 50 से ऊपर भी है। देयरफॉर इसके ऊपर 0.1% की रेट से कौन सा सेक्शन लग जाएगा, 194Q। और 194Q क्या कहता है, 50 लाख से ऊपर के पेमेंट पे आपको 0.1% काटना है। तो 95 लाख का पेमेंट हुआ है, 50 लाख से ऊपर का 45 का पेमेंट है, तो 45 लाख पे 0.1% टीडीएस काटना है गुप्ता को। ठीक है, अब कैसे काटना है, अब आप देखिए पेमेंट कैसे किया जा रहा है। पहला पेमेंट बेटा 20 लाख का 1 जून 21 को किया। क्या 20 लाख पे 194Q लगेगा? फर्स्ट पेमेंट जो 1 जून 21 को करा, 1 जून 21 तक तो 194Q एप्लीकेबल भी नहीं हुआ था और 20 लाख का नंबर 50 से नीचे है, तो पहले 20 लाख जब गुप्ता अग्रवाल को देगा तो पूरे 20 लाख दे देगा। पहला लेन देन खत्म, 1 जून 21 पूरे 20 लाख दे दिए जाएंगे और कोई टीडीएस नहीं काटना है गुप्ता को।
फिर अगला दिन आया बेटा 12/8/21, जब तक 194 क्यू आ चुका है, 1 जुलाई 21 से आ चुका था। अब 25 का पेमेंट है, पर 25 के पेमेंट में भी भले 194 क्यू आ चुका है, पर टीडीएस तो काटना नहीं है, क्योंकि 50 से तो नीचे ही अभी भी हम 20 और 25 तो 45 ही हुए। तो 1 जून 21 को कोई टीडीएस नहीं काटेगा गुप्ता, 12/8/21 को कोई टीडीएस नहीं काटेगा गुप्ता। अब आएगी हमारी अगली तारीख 23/11/21, 23/11/21 को गुप्ता अग्रवाल को वापस 22 लाख रुपए दे रहा है। अब जैसे ही 22 देगा तो बेटा अमाउंट 50 से ऊपर हो जाएगा, 194 क्यू एप्लीकेबल हो गया गुप्ता पे। अब गुप्ता क्या करेगा, क्योंकि गुप्ता को टीडीएस काटना है, तो गुप्ता क्या करेगा बेटा, गुप्ता क्या करेगा, 50 से ऊपर कितना पेमेंट हो गया वो देखेगा, 45 ही हो गया, 22 में से अगर 50 तक और बोले तो 5, तो 17 लाख बेटा ऊपर हो रहा है, 22 पूरा नहीं हो रहा है ना, 50 से ऊपर का पेमेंट अब कितना हो चुका है 23/11 को 17 लाख, 17 लाख पे 0.1% टीडीएस काट लेगा 194 क्यू का। और फिर वापस से जब वो पेमेंट करेगा 28 लाख का, कितनी तारीख को, 25/3/22 को जब 28 का पेमेंट होगा, तो इस 28 में पूरा 0.1% काट लेगा। ध्यान रखना बेटा, तीसरे पेमेंट में 22 का 0.1 नहीं काटना है, 50 से ऊपर पे चालू होगा कार्यक्रम। तो क्योंकि 50 होने के लिए 5 और शॉर्ट थे, पिछली बार 45 ही हुए थे 2, तो 45 तक जाने में 17 बचे रहे, तो 17 पे 0.1, और फिर अगला तो 50 से ऊपर वैसे ही हो गया। तो ये तो टोटल मिलाकर कितने पे कटा टीडीएस बेटा, 28 और 17 45 पे कटा, 0.11% 2 बार कटा और 2 अलग अलग दिन में कटा। 17 पे कटा 23 नवंबर को और 28 पे कटा 25 मार्च को। तो ऐसे करके ये फर्स्ट का आंसर है, 1700 एक बार काटे, 2800 एक बार काटे, ये 1700 काटे 23 नवंबर को, ये 25 मार्च को। और जब 194 क्यू लग गया तो 206 CH का तो सवाल ही नहीं उठता, यानी कि अग्रवाल को कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर 206 C1H लगता बेटा तो गुप्ता पे नहीं अग्रवाल पे लगता, सेलर पे लगता है 206 C1H, सेलर पे, ध्यान रखना। चलिए, तो फर्स्ट का आंसर खत्म हो गया। सेकंड, वुड योर आंसर बी डिफरेंट, क्या आपके आंसर में फर्क आता अगर गुप्ता का लास्ट ईयर का टर्नओवर 8 करोड़ होता, बाकी सब कुछ सेम होता? बिल्कुल बेटा फर्क आ जाता। अगर क्वेश्चन में गुप्ता का टर्नओवर लास्ट ईयर का 8 करोड़ होता तो फिर बेटा गुप्ता पे 194 क्यू लगता ही नहीं। तो इस केस में आंसर में क्या होता है पता है, गुप्ता पे 194 क्यू लगता ही नहीं। और जब गुप्ता पे 194 क्यू नहीं लगता तो हम अग्रवाल को चेक करते हैं, क्योंकि जब 194 क्यू नहीं लगता तो सेलर पे 206 C1H लग सकता है, पर अग्रवाल पे भी 206 C1H तब लगेगा जब उसका टर्नओवर भी लास्ट ईयर 10 करोड़ से ऊपर है। पर इन्होंने बोला कि गुप्ता का टर्नओवर 8 करोड़, अग्रवाल का तो सेम रहने दो, तो अग्रवाल का टर्नओवर कितना लास्ट ईयर का 15 करोड़। तो फिर बेटा हमारा जवाब क्या होता, अग्रवाल पे 206 C1H लग जाता। और फिर ऐसा होता तो अग्रवाल को गुप्ता से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना होता, अग्रवाल को गुप्ता से TCS वसूलना होता। यानी कि जब अग्रवाल माल बेचता गुप्ता को तो वो गुप्ता से अपने माल के पैसे भी लेता और साथ में टैक्स कलेक्शन भी करता 206 C1H में एट द रेट अगेन वही है 0.1%। और कितने रुपए में, सेम वही 50 लाख से ऊपर पे 0.1%, तो अमाउंट वही आएगा पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स आ जाएगा। तो देखिए, नो टैक्स इज टू बी कलेक्टेड, देखिए आप ध्यान से, 194 क्यू तो अट्रैक्ट ही नहीं होता, 206 C1H अट्रैक्ट होता। पर अब 206 C1H जब अट्रैक्ट होता तो 50 से ऊपर में होता, सेम लॉजिक। तो अगेन वही जवाब था, 1 जून 21 वाले में टेस्ट ये एप्लीकेबल नहीं होता, 12/8 में भी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि पहले दोनों दिनों में वैल्यू 50 से नीचे रहती, 45 तक थी जैसे अभी अपन ने पढ़ा था। और फिर तीसरी डेट में 22 लाख जैसे ही होता तो 22 में 17 लाख पे फिर 0.1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता 23 नवंबर को, और फिर लास्ट वाले पे 2800 का टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता 12-25 फरवरी को हो जाता। तो ये आपका सेकंड आंसर हो जाता, यानी कि दो में से एक लगाना है, या तो 194 क्यू लगाना है या 206 C1H लगाना है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। फाइनली इन्होंने पूछा क्या आपका आंसर 1 और 2 में चेंज हो जाता अगर पेन फर्निश नहीं करता बायर या सेलर जो भी था। अब बेटा देखिए, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, अगर टीडीएस का लॉजिक लगे 194 क्यू, तो अगर 194 क्यू लगेगा तो टीडीएस किसे काटना है, गुप्ता को काटना है। और अगर गुप्ता को टीडीएस काटना है तो अग्रवाल को अपना पेन शो करना पड़ेगा गुप्ता को। पर अगर अग्रवाल पेन ना दिखाए तो अभी मैंने आपको बोला फिर टीडीएस की रेट बढ़ जाएगी, और टीडीएस की रेट बढ़ के क्या हो जाती है 20। अभी मैंने आपको समझाया था अभी इसी क्लास में,
टीडीएस की रेट अगर पेई पेन नंबर ना दे तो टीडीएस 20 से कटता है, पर 194 क्यू में टीडीएस 20 नहीं कटेगा, 5 कटेगा। तो आप देखिए फर्स्ट वाले में आंसर क्या होता, अगर केस 1 में पेन फर्निश नहीं होता, अग्रवाल गुप्ता को अपना पेन फर्निश नहीं करता, तो गुप्ता टीडीएस काटता, पर किस रेट से काटता, 0.5% इंस्टेड ऑफ 0.1%, क्योंकि 194 क्यू में लिखा हुआ है, या अलग से हमको पता ही है कि अगर पेयर को पेन ना दे तो टीडीएस की जो रेट है, वो जो रेट सेक्शन में दी है या तो वो लगेगी या 5% और 20% विच एवर इज हायर लगेगी। 20 सभी सेक्शन में यूज करना, 5 194 क्यू में यूज करना। तो इसीलिए 5% की रेट से टीडीएस कटता उतने पे ही, 50 लाख से ऊपर पे 5% कटता उतने पे ही, है ना। अकॉर्डिंगली 17 लाख पे कटता बेटा 5% 85,000, और फिर 28 लाख पे कटता 5% 140, 23 11 को और 25 5। ठीक है, पर जब उल्टा हो जाए, अब सेकंड केस लगता, अब याद करिए बेटा, केस टू में क्या हो रहा था, गुप्ता को टीडीएस नहीं काटना था, अग्रवाल को टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना पड़ रहा था। केस 2 में अग्रवाल टीसीएस कलेक्ट कर रहा, टैक्स कलेक्शन कर रहा था 206 C1H में। तो बेटा आप सुन लीजिए, अगर अब इस केस में क्या होता, जब अग्रवाल को टैक्स कलेक्शन करना है गुप्ता से, तो अग्रवाल गुप्ता को बोलता तेरा पेन नंबर दे, और अगर गुप्ता पेन नहीं देता तो अग्रवाल टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करता एक्चुअल रेट जो कि 0.1 है और 1% विच एवरेज हायर। जैसे टीडीएस में एक्चुअल और 5 विच एवरेज हायर करना है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में आपको एक्चुअल रेट और 1% विच एवरेज क्या करना पड़ेगा, हायर। तो अगर आप देखोगे तो इसीलिए देखो 1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है इंस्टेड ऑफ 0.1%। तो ये आपका सी का आंसर हो जाता। अगर पेन नंबर डिस्क्लोज ना होते, जब 194 क्यू लगेगा तो अग्रवाल को अपना पेन गुप्ता को देना पड़ेगा। अगर अग्रवाल नहीं देगा गुप्ता को तो गुप्ता टीडीएस 1 की जगह 5% काट लेगा, और 206 C1H में गुप्ता को पेन देना अग्रवाल को, और अगर गुप्ता पेन नंबर नहीं बताएगा अग्रवाल को तो गुप्ता हायर रेट से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कर लेगा, और हायर रेट क्या है, 1% हो जाएगी। तो ये आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें पूरा ही कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज ये ध्यान रखना, ये है बेटा आपका अमेंडमेंट, किसका है ये, 194 क्यू 194, जो भी आपके सामने के मेन चीजें थी। अब मैं आपको ले चलता हूं एक और चीज में। अब क्या हुआ है, अब आप देखिए बेटा, आपका जो ये दिया गया है फिर साथ में स्टैच्यूरी अपडेट, स्टैच्यूरी अपडेट का मैंने पहला अमेंडमेंट आपको बता ही दिया, वो 50B वाला था। दूसरा अमेंडमेंट मैंने आपको बता ही दिया, स्पेसिफाइड बैंक 194P के लिए जो यूज करना है। अब आप तीसरा अमेंडमेंट देखिए, तीसरा अमेंडमेंट क्या है ये ध्यान से सुनिए। सीबीडीटी ने बेटा एक सर्कुलर इशू करा है 13/2021, जिसमें उन्होंने 194Q सेक्शन के लिए गाइडलाइंस भी इशू करी है। तो जो अभी सेक्शन आपने पढ़ा 194Q 206 C1H जो मिक्स जैसे लगते हैं, उनके लिए सीबीडीटी ने गाइडलाइन भी इशू करी है। और वो गाइडलाइन क्या है, वो गाइडलाइन भी मैं आपके सामने अब डिस्कस कर लेता हूं, ताकि और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो क्लियर मिल जाए। यानी अब बेटा देख लो, 194Q बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। चलिए, तो इन्होंने अब जो गाइडलाइन इशू करी है वो 194Q के लिए करी है। इसमें पहला इन्होंने जो बोला वो क्या है सुनिए। इन्होंने बोला देयर आर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ टीडीएस ऑफ 194Q इन सर्टेन एक्सचेंजेस। अब बेटा देखो, आपको पता है कि बहुत सारे लोग परचेज ऑफ शेयर्स करते हैं, सिक्योरिटीज करते हैं, कमोडिटीज करते हैं, करेंसीज करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज करते हैं। तो 194Q में लिखा है कि जब भी आप कोई भी चीज परचेज करोगे 194Q लगाना है, 50 लाख से ऊपर की परचेज हो तो एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर एक्सचेंज से परचेज कर रहे हैं, मान लो आपने गोल्ड परचेज करा पर एक्सचेंज से करा, तो बेटा गोल्ड का परचेज 50 लाख से ऊपर का तो आपने करा पर एक्सचेंज से करा। अब एक्सचेंज में सेलर कौन है ये तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ऑनलाइन सौदे होते हैं एक्सचेंज के अंदर अगर होते हैं तो। इसके लिए इन्होंने बोला कि 194Q के प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल, नॉट बी एप्लीकेबल किस पे,
ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज, जो किस में ट्रेड होता है, स्टॉक एक्सचेंज में। तो ऐसे सभी कमोडिटीज और शेयर सिक्योरिटीज जिनका बाइंग सेलिंग एक्सचेंजेस में होता है, उनके ऊपर आप 194Q एप्लीकेबल नहीं करेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजैक्शन पे भी नहीं करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट पे भी नहीं करेंगे, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट में भी नहीं करेंगे, जो कि पावर एक्सचेंजेस में ट्रेड होता है। तो इन चीजों पर 194Q एप्लीकेबल नहीं है, सीधा सा पॉइंट है। तो अगर मान लीजिए मैंने एक्सचेंज में 1 करोड़ रुपए के रिलायंस के शेयर बाय करे, तो क्या उस 1 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन पे 194Q लगेगा? नहीं लगेगा। ये आपका जवाब है पहला वाला। नंबर 2, दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि 194Q कब लगेगा? जब फाइनेंशियल ईयर की परचेज का अमाउंट 50 लाख से ऊपर हो। अब फाइनेंशियल ईयर बेटा चालू होता है 1 अप्रैल से, पर 194Q चालू हुआ 1 जुलाई से। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर मैंने 1 अप्रैल से लेकर यह सेक्शन आने तक में 40 लाख की परचेज करी है, और फिर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च के बीच में 50 की परचेज करी है। तो सर टेक्निकली फाइनेंशियल ईयर की परचेज तो मेरी 90 है, 50 से ऊपर हो गई। 194Q के हिसाब से 50 से ऊपर है मेरी परचेज। पर सर जब से सेक्शन आया उसके बाद से अगर सोचूं तब तो 50 ही है, 50 से ऊपर नहीं है। क्या 194Q लगेगा मेरे ऊपर कि नहीं लगेगा? तो इसका जवाब बेटा इन्होंने दिया है कि जब आप 50 का नंबर गिनोगे तो यहां से गिनना है बेटा आपको। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन किया था, आप याद करिए, 12 जून 21 को पहली परचेज हुई थी 20 लाख की। उस समय तक 194Q आया ही नहीं था, पर फिर भी जब मैंने 50 लाख का कैलकुलेशन करा तो मैंने उस 20 को भी देखा था। काटना 1 जुलाई 21 के बाद से, पर जब आप 50 लाख का नंबर काउंट करोगे तो उसमें फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन से लेकर आपकी परचेज देखनी है आपको। तो अगर मान लीजिए आपकी 40 लाख की परचेज इस समय तक हो गई, तो अब 1 जुलाई 21 के बाद आप 10 लाख की परचेज अगर करते हो, जिसपे उस पर टीडीएस मत काटना, पर जैसे ही 10 से ऊपर होने लगेगी आपको टीडीएस काटना है, क्योंकि 10 तक अगर होगी तो 40 और 10 50 तक तो नहीं काटना, 50 से ऊपर में आपको काटना पड़ेगा। तो यही आपको बेटा ये समझाया गया क्लेरिफिकेशन 2 में, जो कि मैं आपको नहीं बता रहा, इजी सी बात है। नंबर 3, ये बेटा बहुत काम का पॉइंट है, जीएसटी का क्या करें? क्योंकि सर जब मैं कोई चीज परचेज करूंगा किसी से, तो उस परचेज अमाउंट में सामने वाला जीएसटी भी लेगा। तो अगर मान लीजिए मैंने 80 लाख का गुड्स खरीदा है और उस 80 लाख के अंदर वो 10 लाख की जीएसटी ले रहा है, तो आप क्या मानोगे, मैंने 90 लाख का गुड्स खरीदा है कि 80 लाख का खरीदा है? क्या जीएसटी पे भी टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? बेटा आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बोला था कि जब टीडीएस काटा जाएगा, तो अगर टीडीएस काटते वक्त जीएसटी एलिमेंट पे कभी भी टीडीएस नहीं कटता है। ये लॉजिक मैं आपको बहुत पहले पिछले साल से भी बता चुका हूं, अमेंडमेंट नहीं था तब भी था। जीएसटी एलिमेंट पे टीडीएस नहीं कटता है, पर जब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होगा तो फिर बेटा टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जितना रुपया एज ए सेलर आप ले रहे हो बायर से, पूरे पे होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कर रहा हूं, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कौन करता है बेटा? सेलर करते हैं बायर से। पढ़ना आप अच्छी तरह से है ना, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स सेलर करेगा जब वो पैसा मिल रहा होगा उसको किसी से, कलेक्शन। तो अपना पैसा भी लूंगा, साथ में टैक्स भी लूंगा। तो जब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है तो वो जीएसटी जोड़कर वसूलना है। यानी मान लीजिए 80 लाख का सेल करा और 10 लाख जीएसटी है, तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स 90 लाख का परसेंटेज होगा। पर टीडीएस में 80 लाख का ही होता है, टीडीएस में जीएसटी एलिमेंट को लेस करते हैं। तो 194Q में क्या लॉजिक लगाना है, इसके लिए इन्होंने आपको क्लेरिफिकेशन दे दिया, आप सुन लीजिए ध्यान से। एज रिगार्ड्स वेदर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर जीएसटी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स रिडक्शन ऑफ 194Q, circular number 17/2020, it was clarified that no adjustment on account of GST is required to be made for collection of tax under 206C1H। 206C1H के अंदर तो जीएसटी का एडजस्टमेंट नहीं करना है। यानी कि अगर सेलर ने बायर को गुड्स बेचा और सेलर के ऊपर 206C1H लग रहा है, तो सेलर को जो पैसा वसूलना है उसमें जीएसटी जोड़कर वसूलना है। यानी कि अगर 80 लाख का माल सेल करा है, उसमें 10 लाख जीएसटी है,
तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स बेटा 90 लाख पे होगा, जो कि किससे करना है, सेलर पे। और हमेशा ध्यान रखना बेटा 206 C1H सेलर पे ही लगता है। तो C1H पे तो नो एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, ये तो आपका C1H की बात होगी। हाउएवर सिचुएशन इज डिफरेंट फॉर टीडीएस, पर टीडीएस में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि टीडीएस में लिखा हुआ है एक सर्कुलर, पहले आपको जो मैंने पढ़ाया था सर्कुलर नंबर 23/2017 में लिखा हुआ है, व्हेनेवर इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट द पेयर एंड पेई द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी ऑन सर्विसेज कंप्राइज इन द अमाउंट पेएबल इज इंडिकेटेड सेपरेटली, टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द अमाउंट पेड विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी। क्योंकि टीडीएस में एक लॉजिक है कि अगर जीएसटी अलग से शो हो रहा है पेमेंट के अंदर, तो एज ए पेयर आपको जब पेई को टीडीएस काट के देना है किसी भी सेक्शन में, तो आपको जीएसटी एलिमेंट को छोड़ के टीडीएस काटना है, जीएसटी को छोड़ के टीडीएस काटना है। ये टीडीएस का लॉजिक है, ठीक है। इफ अमाउंट पेबल टू रेसिडेंट इंडिकेटेड सेपरेटली, अगर जीएसटी का अमाउंट सेपरेटली शो हो रहा है पेमेंट के अंदर, और अगर ऐसा है तो फिर आपको टीडीएस किस में काटना है, जीएसटी के बिना वाले अमाउंट में काटना है। ये लॉजिक है जीएसटी का। अकॉर्डिंगली 194Q में अब ये क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। इट इज क्लेरिफाइड दैट व्हेन टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ सेलर एंड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी is indicated separately, tax shall be deducted on the amount credited without including GST। तो 194Q में भी वो लॉजिक यूज करेंगे, पर ये लॉजिक बेटा तभी यूज करना है जब टीडीएस कब काटा जा रहा है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या है इसका लॉजिक। बट इफ टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस, payment basis, it is not possible to identify that payment with GST component of the amount to be invoiced in future, tax would be deducted on the whole amount। यानी इसमें दो बातें की है इन्होंने, अब ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल देखना एक बार मेरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। एक्स है, वाई से गुड्स परचेज कर रहा है। मान लीजिए एक्स परचेजर है और एक्स पे 194Q एप्लीकेबल है, ठीक है। अब अगर एक्स पे 194Q एप्लीकेबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी परचेज एक्स ने वाई से करी उसका जब पेमेंट करेगा वो वाई को, तो टीडीएस काटेगा 194Q में। ये लॉजिक है। अब हुआ क्या, अब आपको मेरे को बताना है एक्स को 194Q का टीडीएस काटना कब तक होता है। तो जवाब क्या बेटा, 2 दिन में से जो भी जल्दी है, या तो पेमेंट के दिन काटना है या अकाउंटिंग के दिन काटना है, दोनों में से जो भी जल्दी आता है। तो 194Q का टीडीएस कब काटेगा एक्स, पेमेंट, जब या तो वो पेमेंट करे एक्स को उस दिन काट ले, और या फिर अकाउंटिंग करे, दोनों में से जो भी दिन जल्दी आ जाए। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अब ये लॉजिक के साथ बताई बातें। इन्होंने कहा कि अगर मान लो जो बायर है, मेरे एग्जांपल में एक्स है, अगर वो 194Q का टीडीएस पेमेंट के दिन काट रहा है, पेमेंट के दिन काट रहा है, तो बेटा अगर पेमेंट के दिन काट रहा है, इसका मतलब जो बायर सेलर है उसने आपको बिल इशू नहीं किया होगा गुड्स का। यानी कि मान लो एक्स ने वाई से एग्रीमेंट करा कि मैं तेरे से 30 लाख का गुड्स खरीदूंगा, और 30 लाख के लिए उसने अभी 10 लाख रुपए पेमेंट कर दिया एडवांस। तो बेटा जिस दिन एक्स वाई को 10 लाख रुपए दे रहा है, क्या उस दिन उस गुड्स का बिल कट गया होगा? नहीं कटा होगा। आपको जीएसटी में पता ही है कि जीएसटी में टैक्स इनवॉइस कब तक कटते हैं। टैक्स इनवॉइस करने का लास्ट डेट कब होता है? अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ऑन और बिफोर मूवमेंट, याद है रिमूवल, और मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता तो डिलीवरी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पेमेंट के दिन तक जब बायर ने सेलर को पेमेंट करा, उस दिन तक अगर बिल ही नहीं कटा है गुड्स का, तो क्या जितना पेमेंट हो रहा है उसमें जीएसटी कितना आइडेंटिफाई हो सकता है? जवाब है नहीं हो सकता। और जब नहीं हो सकता है तो फिर टीडीएस बेटा जीएसटी इस पेमेंट में हो तो भी आपको टोटल में काटना है। मतलब अगर मान लीजिए आपने 20 लाख का पेमेंट करा है, आपको पता है इस 20 लाख में जीएसटी एलिमेंट भी है, पर आपको टीडीएस पूरे 20 लाख में काटना है, जीएसटी को अलग नहीं करना है। अगर टीडीएस पेमेंट के दिन कट रहा है तो
पर अगर टीडीएस अकाउंटिंग के दिन कट रहा है तो फिर जीएसटी एलिमेंट को एक्सक्लूड करके जो अमाउंट बचेगा उस पर टीडीएस काटना है। तो क्या लॉजिक है समझो, 206 C1H जब लगे तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करते वक्त जीएसटी को हमेशा जोड़ना है, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। पर जब 194 लगे सेलर पे, बायर पे, तो जीएसटी एलिमेंट को जोड़ के टीडीएस काटना है कि बिना जोड़े काटना है, ये क्वेश्चन है। तो जवाब है दोनों ऑप्शन है। अगर पेमेंट के दिन टीडीएस कट रहा है तो जोड़ के काटना है, और अकाउंटिंग के दिन टीडीएस कट रहा है तो बिना जोड़े काटना है। तो यह है आपका फंडा, जो कि जीएसटी का क्या करना है टीडीएस काटते हुए। अगला पॉइंट नंबर 4, वेदर नॉन रेसिडेंट कैन बी बायर अंडर 194Q। पढ़ते हैं, वेदर द प्रोविजन ऑफ 194Q वुड अप्लाई टू बायर बीइंग ए नॉन रेसिडेंट। क्वेश्चन क्या क्लियर है? क्या ऐसे बायर पे भी 194Q लगाओगे जो कि नॉन रेसिडेंट बायर है? तो जवाब क्या सुन लीजिए, प्रोविजन ऑफ 194Q शैल नॉट अप्लाई टू नॉन रेसिडेंट। बस खत्म, आगे मैं पढ़ ही नहीं रहा। तो अगर बायर का स्टेटस नॉन रेसिडेंट है तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 2, वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड व्हेन सेलर इज ए पर्सन हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट। अगला क्वेश्चन, सर क्या 194Q में टीडीएस तब भी काटना है जब जिस सेलर से हम गुड्स खरीद रहे हैं उस सेलर की इनकम ही एग्जेम्प्ट हो? पॉसिबल है कि जो सेलर है जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसकी इनकम ही एग्जेम्प्ट होने वाली है? सर अंडर सेक्शन 10 हो सकता है इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट हो। जैसे आपको याद होगा बहुत सारी एंटिटीज है जिसकी इनकम ही एग्जेम्प्ट हो सकती है। तो क्या फिर भी 194Q लगाना है? तो सुन लीजिए, इसका जवाब भी बहुत ईजी है। 194Q वुड नॉट अप्लाई ऑन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए पर्सन बीइंग ए सेलर हु एज ए पर्सन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति से गुड्स खरीद रहे हैं जिसकी इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होने वाली है, सारी की सारी, ध्यान से सुनना, सारी की सारी, तो आपको 194Q में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान रखना बेटा, ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा अगर केवल पार्ट ऑफ इनकम ही एग्जेम्प्ट हो। सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो रही है सेलर की, टोटल इनकम एग्जेम्प्ट होगी, 1 रुपया टैक्स नहीं बन रहा हो सेलर पे, तो मत काटना। पर अगर मान लो सेलर की 10 इनकम में से 2 एग्जेम्प्ट है, 8 टैक्सेबल है, तब तो उसका टैक्स बनेगा ना फाइनली, तो देखा जाए तो फिर तो काटना है टीडीएस। तो ये 5वें का जवाब जो क्लैरिफिकेशन दिया। छठा, क्या 194Q में टीडीएस एडवांस पेमेंट करते वक्त भी काटना है? ये तो बेटा आपको जवाब ऐसे ही पता है, अभी मैंने आपको समझाया। 194Q में टीडीएस कब कटेगा? पेमेंट और अकाउंटिंग विच एवर इज अर्लियर। तो भले ही आपने गुड्स खरीदने का एग्रीमेंट करा किसी के साथ, गुड्स अभी तक आया नहीं है, बिल अभी तक मिला नहीं है, पर आपने सामने वाले बंदे को एडवांस पेमेंट कर दिया, तो ऑब्वियसली बेटा फिर पेमेंट की डेट पहले आ गई है, पेमेंट की डेट आ चुकी है, तो टीडीएस तो कटेगा। तो इसलिए जवाब है 194Q वुड अप्लाई टू एडवांस पेमेंट। बिल्कुल कटेगा, भले आपने एडवांस दिया हो, गुड्स भले ना मिला हो, तो भी उस पेमेंट पे टीडीएस कटेगा। नंबर 7, ये जवाब भी आपको पता है। क्या 194Q के प्रोविजन बायर पे ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लग जाएंगे? यानी कि अगर मान लो सर मेरी दुकानदारी 21-22 में चालू करी, सर पहला साल है मेरा, और इसी साल में अगर मान लो 50 लाख से ऊपर का गुड्स किसी से खरीद रहा हूं, तो क्या 194Q लग जाएगा? तो आप सोचिए बेटा, 194Q क्या केवल 50 लाख से ऊपर की बाइंग करने पे लग जाता है? नहीं। 194Q के लिए एक और बात है कि बायर कौन सा वाला बायर चाहिए? जिसके लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ या ऊपर हो, एक्सीडिंग 10 करोड़ हो, सॉरी। तो आप खुद सोचिए कि जब आपका पहला साल है ये, तो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर तो 0 हुआ, और जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 0 हुआ तो फर्स्ट ईयर में आपके ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कभी भी आप पर 194Q एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए सिंस कंडीशन वुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन द ईयर इनकॉर्पोरेशन, 194Q शैल नॉट अप्लाई इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो 194Q कभी भी ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता।
whether provision of section 194Q shall apply to buyer if the turnover from business is 10 crore or less. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आपको समझाता हूं मैं. क्या पढ़ते हैं एक बार. As regard whether the provision of 194Q would apply to buyer who has turnover exceeding 10 crore but total sale from business is 10 crore or less. प्रश्न बताया क्या है सर, मेरे लास्ट ईयर का टर्नओवर तो 10 से ऊपर था, पर बिजनेस का टर्नओवर सर 8 करोड़ था. यानी कि मान लो 8 करोड़ तो बिजनेस का टर्नओवर था लास्ट ईयर और 4-5 करोड़ मेरा कोई अदर टर्नओवर था जो बिजनेस नहीं है मेरा, तो मेरा टोटल टर्नओवर तो 12 करोड़ हो गया, 10 से ऊपर दिख रहा है, पर बिजनेस का केवल 8 ही है सर. तो भी क्या करंट ईयर में 194Q लगाना है? तो जवाब सुन लीजिए. क्लेरिफाइड दैट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 194Q buyer is required to have total sale or gross receipt or turnover from business exceeding 10 crore. Hence, the sale or turnover from business carried on by him must exceed 10 crore. His turnover of non-business activity is not counted for this purpose. तो आपको जवाब मिल ही गया कि अगर मान लीजिए बिजनेस का टर्नओवर 8 है, अदर टर्नओवर 3 है, दिखने में आपका टोटल 11 करोड़ का टर्नओवर दिख रहा है, पर आपके ऊपर 194Q नहीं लगेगा क्योंकि बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर चाहिए मेरे को. तो ये आपका 8वां गाइडलाइन का पॉइंट. 8 अलग अलग मुद्दे, अलग अलग जवाब. आगे क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 194O 206C1H एंड 194. एक ट्रांजैक्शन पे 3 सेक्शन कैसे लगाए? O, C1H, Q. O आपको पता हो तो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला बेटा, वो पिछले साल ही था, पढ़ना आराम से उसको. वो क्या है? 194O, a transaction in respect of which tax has been deducted by e-commerce operator. तो 194O उस ट्रांजैक्शन में लगता है जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटना है. और 194O3 में लिखा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर टैक्स काटा जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा सबसेक्शन 1 के तहत, which is not liable for deduction under subsection 2 shall not be liable for deduction at source and under any other provision. तो अगर किसी ट्रांजैक्शन पे 194O के तहत टीडीएस कटेगा तो उस ट्रांजैक्शन पे और किसी दूसरे सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना है. ये लिखा हुआ 194O में. 206C1H में लिखा है प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स. और C1H में लिखा है कि सेलर को टैक्स कलेक्शन एट सोर्स नहीं करना अगर बायर को टीडीएस काटना है. और 194Q में साफ लिखा हुआ है कि 206C1H अप्लाई नहीं होता अगर 194Q एप्लीकेबल होता है. तो तीनों की रीडिंग क्लियर है. तो अब तीनों को पढ़कर फाइनल क्या लॉजिक बैठता है सुन लीजिए. अगर टैक्स डिडक्ट हुआ ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा कौन से सेक्शन में? ओ के अंदर, तो वो ट्रांजैक्शन पे 194Q नहीं लगाना है आपको. अगर ओ लग गया तो क्यू मत लगाना. पहला लॉजिक. 206C1H provide exemption from TCS if buyer has deducted tax at source. If buyer has deducted tax at source of goods purchased by him, to remove difficulty it is clarified that exemption would also cover a situation. और वही लॉजिक है, यानी कि मैं एक एक करके लॉजिक लिख देता हूं. अगर 194O में कट गया तो 194Q नहीं लगाना. 194O कट गया तो 206C1H भी नहीं लगाना. दूसरा पॉइंट. और अगली पॉइंट तो आपको आता ही है. 194Q लग गया तो 206C1H नहीं लगाना. और अगर कुछ भी नहीं लग रहा है तो फिर 206C1H लगाना ही है. ये फंडा आपको ध्यान रखना. 194O लग गया तो Q मत लगाना. O लग गया तो 6C1H भी नहीं लगाना. Q लग गया तो 6C1H मत लगाना. और अगर कुछ भी ना हो, 6C1H अकेले ही लग रहा हो, तो बिल्कुल आप 6C1H में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करेंगे. तो ये लॉजिक के साथ आपको ध्यान रखना है इस पूरे ग्राफ के बाद. तो ये ओवरऑल मिलाकर आपका बेटा गाइडलाइन भी दे दी इन्होंने, जो कि आपको ध्यान रखनी है. तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं. वापस से मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं क्या क्या ध्यान रखना है आपको. एक एक बात सुन लीजिए. पहली चीज, पहला पॉइंट, एक्सचेंज से होने वाले ट्रांजेक्शन पे 194Q ना लगाए. बस इतना सा ध्यान रखिए बेटा, मामूली. नंबर 2, 50 लाख का नंबर निकालते समय 1 अप्रैल से काउंटिंग करनी है, 1 जुलाई से नहीं करनी है. दूसरा पॉइंट, जीएसटी का एडजस्टमेंट. 206C1H में तो जीएसटी को जोड़ के टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है, पहला कॉन्सेप्ट.
पर 194 क्यू में अगर पेमेंट के दिन टीडीएस काट रहा है तो जोड़ के काटना है, और अकाउंटिंग के दिन कट रहा है तो बिना जोड़े काटना है, बस खत्म। नॉन रेसिडेंट पे 194 क्यू नहीं लगेगा। अगला, अगर पर्सन की इनकम सारी की सारी एग्जेम्प्ट है तो 194 क्यू नहीं लगेगा। एडवांस पे भी 194 क्यू काटना है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में 194 क्यू नहीं लग सकता। 8वां पॉइंट, टर्नओवर ऑफ ए बिजनेस देखना है आपको 10 करोड़ से ज्यादा, टोटल टर्नओवर नहीं देखना है। तो अगर बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है तो आपके ऊपर 194 क्यू नहीं लगेगा। और ओ, क्यू और सी एच कंबाइनली अगर लगे तो कैसे यूज करना है, ये चार्ट आपके सामने है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो आपको क्या रखना है ध्यान। तो बेटा ये एंड हो गया आपका टीडीएस का अमेंडमेंट। अब क्या बचा, इनकम टैक्स का लास्ट चैप्टर जो कि है इनकम टैक्स रिटर्न। तो फाइनल अमेंडमेंट में लाता हूं आईटी रिटर्न। आईटी रिटर्न पहला अमेंडमेंट, बिलेटेड रिटर्न की डेट में अमेंडमेंट है 139(3). बिलेटेड रिटर्न 139(4) है, सॉरी। तो बेटा अगर आपको याद हो तो बिलेटेड रिटर्न कब तक भरा जा सकता था, याद करिए, बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर द डेट ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। देखना आप, ये डेट लिखवाई थी मैंने। अब आपको क्या करना है, जो पहली डेट थी बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर उसको चेंज करके करना है बिफोर 3 months प्रायर टू एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। और दूसरा डेट तो वही सेम ही है। क्या था दूसरा डेट आपको पता है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। दोनों में से जो भी जल्दी है, ये चेंज हो गया। जो पहले था बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, अब वो हो गया बिफोर द 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। मतलब जैसे मान लीजिए आपको 20-21 का रिटर्न भरना है, तो अगर 20-21 का रिटर्न आपको भरना है तो ए वाई कौन सा लगा आपके ऊपर, ए वाई 21-22, या उल्टा करते हैं, आपका जो ईयर है वही चलते हैं। 21-22 का आपको रिटर्न भरना है तो ए वाई 22-23 में भरोगे। ए वाई 22-23 में आपकी जो लास्ट डेट है वो या तो 31 जुलाई होगी या 31 अक्टूबर होगी। वो डेट तो 139 की है बेटा। अब अगर आप लेट हो जाते हो तो लेट पहले कब तक भर सकते थे, तो बेटा पहले बिलेटेड रिटर्न की जो ए डेट आती थी, पहली वाली डेट आती थी, वो आती थी बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। मतलब डेट होती थी 31 मार्च 23। ये डेट अब नहीं चलेगी। अब ये डेट चेंज होकर 3 महीने पहले वाली डेट चाहिए, यानी कि 31/12/22 ये डेट चलेगी, 3 months बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो ये है बिलेटेड रिटर्न भरने की लास्ट डेट में अमेंडमेंट। छोटे अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। सेम रिवाइज रिटर्न करने की लास्ट डेट का टाइम भी चेंज हो गया। आपको याद है जो बिलेटेड रिटर्न भरने की लास्ट डेट थी वो रिवाइज रिटर्न की थी, तो जो अमेंडमेंट बिलेटेड रिटर्न में हुआ वो रिवाइज रिटर्न में भी हो गया है। यानी रिवाइज रिटर्न भी आप कब तक भर सकते हैं, 3 months बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। देखना आप अपनी कॉपी में, ये आपको मिल जाएंगे दोनों ही सेक्शन वहां पे। एक अमेंडमेंट और है बेटा, छोटा सा, 1 मिनट। आपको पता है बेटा 234F सेक्शन आपका हुआ करता था लेट रिटर्न फाइल करने की फीस। अब इन्होंने एक नया सेक्शन डाला है फीस का, वो है 234H। पुराने वाले में कोई चेंज नहीं है, 234H वापस से फीस आई है, एक नई फीस, फीस फॉर डिफॉल्टिंग, फीस फॉर डिफॉल्ट relating to
इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर। फीस फॉर डिफॉल्ट रिलेटिंग टू इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर। आपको याद हो तो आधार नंबर से पैन को रिलेट कराना ज़रूरी है। एक सेक्शन हुआ करता था जिसकी रेट लगातार बढ़ती रहती थी। तो इसमें अब इन्होंने साफ तौर पे लिख दिया है कि अगर आपने आधार नंबर नहीं करवाए पैन के साथ रिलेट, और डेट मैं आपको बता दूं, नोटिफाइड डेट जो आधार नंबर की लास्ट डेट इन्होंने दी थी सेक्शन में पहले, वो दे रखी थी 30 जून 21। इस तारीख तक आपको आधार नंबर और पैन को लिंक करा लेना है, लास्ट डेट है ये, दी गई है मतलब लॉ सेक्शन में। और अगर आप नहीं करा पाते इस तारीख तक तो फिर आपको 30 जून 21 के बाद अगर आप इंटीमेट करते हैं तो फिर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, और वो लेट फीस shall not exceed 1000। तो ये लास्ट डेट है आधार इंटीमेशन की। अगर इस तारीख तक इंटीमेट कर दिया तब तो कोई फीस नहीं देनी। इसके बाद अगर आप आधार इंटीमेशन करते हैं तो फीस 1000 रुपये तक की लगेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेट फीस फॉर आधार इंटीमेशन, वो 234F तो है ही है, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाली तो फीस एज इट इज ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखो, वैसे इन्होंने 30 जून 21 लिखा हुआ था सेक्शन में, पर इन्होंने इसमें भी एक गाइडलाइन इशू करी फिर अभी। अब देखिए लास्ट स्टैच्यूटरी अपडेट में क्या दिया है। द लास्ट डेट फॉर इंटीमेटिंग आधार नंबर इस 30 जून 21। अब वो डेट बढ़ के बेटा हो गई 31 मार्च 22। तो टेक्निकली देखा जाए तो 30 जून 21 की डेट लास्ट दी थी पहले इन्होंने आधार इंटीमेशन की, अब वो बढ़ा के 31 मार्च 22 कर दी। तो ये फीस भी फिर 31 मार्च 22 के बाद से ही लगेगी बेटा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंगली देखो, फीस अंडर 234 वुड बी लेविएबल फॉर मेकिंग इंटीमेशन आफ्टर 31 मार्च 22। तो आप ये ध्यान रख लेना, जो अभी 30 जून 21 का आपने डेट पढ़ी उसको आप 31 मार्च 22 से पढ़ना। तो 31 मार्च 22 तक अगर आप आधार इंटीमेशन कर देंगे तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। 31 मार्च 22 के बाद अगर आप आधार इंटीमेशन करेंगे तो 1000 रुपये तक की लेट फीस लगेगी। 234H नया सेक्शन है, ठीक है। तो ये तो हो गया अमेंडमेंट। और उसके बाद फिर उन्होंने ये बकवास सी एक बात कही। ये बकवास बिल्कुल फर्जी है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत मेरे को तो लगती नहीं है इसके अंदर। आपको याद है 140 सेक्शन होता था एक, जो बोलता था रिटर्न को वेरीफाई कौन करेगा। तो वहां पे आपको याद हो तो 140 सेक्शन में बहुत सारे नाम दिए जाते थे, वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम। तो वहां पे कुछ ये बोल रहे हैं कि जैसे कंपनी के केस में 140 में बोला गया था मैनेजिंग डायरेक्टर को वेरीफाई करना है मेनली, तो पर अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता तो फिर कोई मैनेजिंग यानी नहीं होता तो कोई भी डायरेक्टर वेरीफाई कर सकता है, और कोई भी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो एक्चुअल में क्या था कि जो लैंग्वेज थी ना, वहां पे क्या लिखा था, कंपनी का रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा, जनरली मैनेजिंग डायरेक्टर करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं तो कोई भी डायरेक्टर कर सकता है, और वो कुछ भी अगर नहीं है यानी एनी डायरेक्टर की जगह और एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब भी कर सकता है। और सेम एलएलपी में भी ये लॉजिक था कि एलएलपी का रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा, मेनली तो डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे। ये लिखवा रखा है मैंने आपको, देखना आराम से, ठीक है। पर अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं कर पाता तो कोई भी पार्टनर कर सकता है, या कोई भी पार्टनर के अलावा एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब भी कर सकता है। तो ये दो जगह पे इन्होंने क्या है, एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब, एनी अदर प्रिस्क्राइब भी बोला है। तो अब एनी अदर प्रिस्क्राइब कौन है ये इन्होंने बोल दिया यहां पे। एनी अदर रेफर्ड इन 140C और CD, इनका मतलब है पर्सन अपॉइंटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, लिक्विडेटर एज द केस में भी अंडर फलाना फलाना ठिकाना। तो ये प्रिस्क्राइब पर्सन की इन्होंने लिस्ट दे दी है। मतलब जैसे कंपनी का रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा, एमडी करेगा, एमडी नहीं है तो कोई डायरेक्टर कर सकता है, या एनी अदर प्रिस्क्राइब पर्सन कर सकता है। तो एनी अदर प्रिस्क्राइब पर्सन कौन है, ये सब लोग हैं। पर्सन अपॉइंटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो सकता है, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हो सकता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हो सकता है, लिक्विडेटर हो सकता है। तो ये सब लोग अदर प्रिस्क्राइब पर्सन है। तो ये तो फर्जी है, आपको बताइए एग्जाम में तो कुछ इसमें से पूछने वाले है नहीं। तो ये अमेंडमेंट और छोटा सा इन्होंने करा अपडेट में। तो ये बेटा जाकर आपके जो मॉड्यूल में अमेंडमेंट दिए वो भी हो गए, प्लस जो स्टैच्यूटरी अपडेट इन्होंने 2-3-5 पन्नों का दिया वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। इनकम टैक्स के सारे अमेंडमेंट May 22 के लिए मैंने विथ नोट्स एडजस्ट कराकर आपको समझा दिया है, और जो मेन अमेंडमेंट थे उसके मैंने क्वेश्चन भी आपको दोनों के करा दिए हैं, जो जो भी मेन मेरे को लग रहे थे।
ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे बेटा। अगला कार्यक्रम मेरा होगा, मैं आरटीपी सॉल्व करा दूंगा इनकम टैक्स की जो मई 22 की आई है, तो उसके ऊपर अगले लेक्चर अपन ले लेंगे। धन्यवाद।